कई सारी पार्टी आपके पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो जी पे ये इल्ज़ाम भी लगाई है कि वो पैसे लेके टिकट देते हैं। पैसा देना होता तो अर्जुन रजवार जी को क्या समनकारी का टिकट मिलता क्या, देवेंद्र नाथ महतो को सिल्ली का टिकट मिलता क्या, पानेश्वर जी को रामगढ़ का टिकट मिलता क्या। पार्टी के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो आए थे सिर्फ टिकट लेने के लिए। तो लोगों ने पार्टी छोड़ी है। एक तरह से अच्छा ही है कि ये 18 कैरेट के गोल्ड थे, ये निकल गए। अब 24 कैरेट के गोल्ड अब बचे हैं। सर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें रिजवान अंसारी और जयराम महतो जी की बातचीत सुनी जा रही है कि वो जयराम महतो जी कह रहे हैं कि 5% आएगा तो 1%। इसमें एक सबक है, एक सीख भी है कि जो पार्टी के टॉप लीडर हैं, जो जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए हैं, उनको लूज टॉक नहीं करना चाहिए और बचना चाहिए। सर आपके कोडरमा के प्रत्याशी मनोज यादव जी का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, तो सर इसमें किसकी गलती थी और खामियाजा किसको? निश्चित तौर पर नॉमिनेशन रद्द हुआ है। निश्चित तौर पर एक अच्छा उम्मीदवार, एक जो छात्र नेता और भारत टीचर आंदोलन का अगुआ, एक बड़ा चेहरा मनोज यादव जी कोडरमा से चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। सिंह वर्सेस सिंह की भी बहुत बात हो रही थी कि अनूप सिंह वर्सेस विजय सिंह बेरमो से लड़ने की, तो सर आप तो कहीं से लड़ नहीं रहे थे। आप सभी को भौकाली जोहार। नवनिर्मित पार्टी जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता सह केंद्रीय संगठन मंत्री और चेयरमैन मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी श्री विजय सिंह जी हमारे साथ हैं। आज हम सर से बात करेंगे और जानना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम पार्टी की क्या रणनीति है और हाल ही में जो उनकी पार्टी में उथल पुथल हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा करने की और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आइए आज के इस खास एपिसोड को शुरू करते हैं, मगर एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। स्वागत करते हैं विजय सिंह सर का। सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार सुमित जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत जोहार। धन्यवाद सर। सर जैसा कि हमें पता है आप पहले पत्रकारिता करते थे सर, वहां से आप अब नेता बन गए, तो सर ये सफर आपने कैसे तय किया, पत्रकार से नेता कैसे बने? सुमित जी देखिए, 22 साल का एक लंबा टर्न्योर हमने गुजारा है पत्रकारिता के दौरान और बहुत सारे माध्यमों में मैंने पत्रकारिता की है, प्रिंट को छोड़ करके। और देखिए जिस वक्त 22-23 साल पहले मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो मेरी रुचि थी समसामयिक विषयों को लेकर, राजनीति को लेकर, समाज में क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर। तो समाचार पढ़ना, समाचार का संकलन करना, उसको एडिट करना, लिखना, तो मेरा हॉबी था। ये कारण था कि हम पत्रकारिता में गए और वो जो सफर था मेरा 22 साल का, अच्छा सफर था। और हमको लग रहा है कि अगर हम पत्रकार नहीं होते तो शायद पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता भी नहीं होते। वो जो अभ्यास मेरा रहा है लाइट कैमरा साउंड के साथ काम करने का, टेलीविजन पे बोलने का और रिकॉर्डिंग पे इंटरेस्ट होने का, पढ़ने का, तो इन सब चीजों के कारण मैं आज जिस पद पे हूँ पार्टी के अंदर, जयराम जी की एक कहते हैं कि फेवर रही है उनकी और पार्टी को भी मजबूती मिल रही है। और मैं भी बहुत कंफर्टेबली एज ए केंद्रीय प्रवक्ता में काम कर रहा हूँ। मुझे नया दायित्व भी मिला है संगठन का। मैं केंद्रीय संगठन महामंत्री भी हूँ और मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा। पार्टी ने उस काम को भी बखूबी अंजाम दिया। और सुमित जी इस बात को कहते हुए मुझे फक्र भी हो रहा है कि पार्टी नई है मगर पूरे झारखंड में छाई हुई है। टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में पार्टी गुड गोइंग कंडीशन में है और हम लोग ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बातचीत कर रहे हैं। आपको पता है कि पूरे झारखंड के अंदर टाइगर जयराम महतो जी का एक लहर है, कार्यकर्ता जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं। हम लोग राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे 2024 में, तो कम से कम पार्टी इस कंडीशन में आज है। सर आपके बारे में पता चला है कि आप पहले पप्पू यादव जी की पार्टी में भी थे और आपको कई बार भोजपुरी में भी रिपोर्टिंग करते देखा गया है, तो सर आप पे इल्जाम लगता है कि आप बाहरी हैं। तो एक ऐसी पार्टी जेएलकेएम जिसकी नींव ही रखी गई है भाषा आंदोलन पर और यहाँ झारखंड के खतियानधारी को हक दिलाने के लिए, तो अब इस पार्टी में आप कैसे शामिल हुए सर? पहली बात तो ये कि जो भोजपुरी बोलने का जो आप आरोप हम पे लगा रहे हैं, तो उस वक्त मैं प्रेस में था और एक पत्रकार का मल्टीलिंगुअल होना क्या गलत है क्या? अगर एक पत्रकार अगर बहुभाषीय अगर वो एक से अधिक भाषाओं में बात करता है, अगर वो जानकारी रखता है, तो ये खराबी है क्या? जिस वक्त मैं पत्रकार के तौर पे काम कर रहा था मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। मैंने खोटा में भी इंटरव्यू किया और मैंने हिंदी में भी किया और मैंने भोजपुरी में भी किया। तब का जो मेरा काम था, मुझे उस काम को लेकर के कई लोगों ने भी कहा कि आपने बैलेंस करने के लिए भाषा आंदोलन जो चल रहा था अपने चैनल के माध्यम से न्याय करने के लिए आपने बहुभाषीय की भूमिका निभाई है। लोगों ने तारीफ की थी उस काम का और मुझे भी गर्व है अपने उस काम पर
कि मैंने हिंदी में भी काम किया, खोरठा में भी काम किया, मैंने भोजपुरी में भी काम किया, ऐसे पत्रकार। और रही बात पप्पू यादव जी की पार्टी का, तो जिस वक्त पप्पू यादव जी से हमारी बात हुई और जो प्रस्ताव हमारे पास आया था कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष बनिए और प्रदेश के प्रवक्ता बनिए और पार्टी को आप झारखंड में आगे बढ़ाइए, राजनीति में मुझे शुरुआत करनी थी और मैं एज ए प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे मैंने अपनी करियर की शुरुआत की। ये कहना कि पप्पू यादव जी की पार्टी से आपने शुरुआत की, तो इस बात को लेकर के लोगों का अपना अपना मत हो सकता है, बट उसी पार्टी से जब रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हम लोगों ने अनाउंस किया कि पार्टी 1932 का झारखंड में समर्थन करती है। तो जिस पार्टी को लोग बाहरी पार्टी भी बोले, मेरे जाने के बाद उसी पार्टी ने झारखंड में 1932 का समर्थन किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में रहते हुए जब अपनी भूमिका आप ईमानदारी से निभाते हैं, झारखंड के प्रति अपने दायित्व को निभाते हैं, तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और अगर बिहार की पार्टी ने 1932 का समर्थन झारखंड में किया तो इसका श्रेय तो हमको मिलना चाहिए कि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता ने कम से कम उस पार्टी से, जो बिहार की पार्टी थी, उससे झारखंड में 1932 का समर्थन करा दिया, जिस बात को लेकर के जेएलकेएम का, जेवी केसेस का एक लंबा आंदोलन चला। और यही कारण था कि मेरा उधर टर्नआउट भी हुआ है। अगर मैं जेवी केसेस जेएलकेएम में गया, अगर झारखंडी में नहीं होता, अगर मैं खतियानी नहीं होता, तो शायद उस पार्टी में मेरी सच में आज एंट्री नहीं होती। बहुत सारे लोग थे जो शुरू में मेरी आलोचना कर रहे थे, आज वही मानते हैं टाइगर स्वयं मेरा गाँव गए हैं, पार्टी के कई लोग मेरा गांव गए हैं, उनको पता है कि कोडरमा के जयनगर प्रखंड के परसाबाद का मैं रहने वाला हूं, मैं खतियानी हूं, ये सबको पता है। तो राजनीतिक शुरुआत करने के लिए मैंने एक बेटर स्टार्ट किया कि आपको सीधे प्रदेश लेवल पे आपको पद मिला, प्रदेश के प्रवक्ता बनाए गए। तो मुझे लगता है ये गुड गोइंग कंडीशन था, शुरुआत मैंने अच्छी की। यही कारण है कि आज जेवी केसेस में भी मेरी बड़ी भूमिका है। पूरी ईमानदारी के साथ मैं एज ए पत्रकार भी काम किया, उनकी पार्टी में भी काम किया और इस पार्टी में भी काम करता हूँ। सुमित भाई, जब आप जिस भी रोल में जिंदगी आपको डालती है, आपको ईमानदार होना पड़ता है अपने कर्तव्य के प्रति, अपने फर्ज के प्रति। तो अगर आप अपने फर्ज के प्रति ईमानदार हैं तो प्लेटफॉर्म क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज हम जिस खतियानी पार्टी में है, बहुत सारे लोगों को रस्क होता होगा कि हम लोग झारखंडी की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं, यहाँ के स्थानीयता की बात करते हैं, पहचान की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को रस्क होता होगा। तो फिर उनके रस्क होने से हमको फर्क नहीं पड़ता है। मैं तब भी अपनी भूमिका में ठीक था, ईमानदार था, मैं आज भी अपनी भूमिका में ठीक हूँ, मैं ईमानदार हूँ। कार्यकर्ताओं का विश्वास है, टाइगर जयराम महतो जी का विश्वास है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इसलिए हमको लग रहा है कि आज भी मैं बहुत अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में हूं। और पार्टी की तरफ से जब मीडिया में अपनी बातों को रखता हूं तो पार्टी को मजबूती मिलती है, ये मेरा भरोसा है। कार्यकर्ता जिस ढंग से मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ईमानदारी से अपनी काम को कर रहा हूं। सर, आप मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कैसे बने और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? देखिए, मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन में बनाया गया, इसका श्रेय मैं टाइगर जयराम महतो जी को देता हूं कि उन्होंने क्षमता को पहचाना और उन्होंने एक ऐसा दायित्व मुझे दिया जो राज्य के लोगों को एक विजन डॉक्यूमेंट देना था, एक घोषणा पत्र देना था, एक प्रतिज्ञा पत्र देना था। तो मैं सिर्फ अध्यक्ष रहा उसका, मैं मॉनिटरिंग कर रहा था। मुझे एक टीम दी गई थी जिसमें दिनेश साहू जी थे, खाजुद्दीन अंसारी जी थे, आपके पप्पू मेहता जी थे और आलोक कुमार थे। इसके अलावा जयराम महतो जी जो हैं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, वो स्वयं मॉनिटर कर रहे थे मैनिफेस्टो का। और देवेंद्र नाथ महतो हैं, दमयंती मुंडा जी हैं, कंटेंट बहुत सारे और सीनियर कार्यकर्ताओं ने मेरे पास भेजा था कि इन मुद्दों पर भी बात किया जाए। तो ये टीम वर्क था, ये सिर्फ महज इत्तेफाक है कि केंद्रीय अध्यक्ष ने आप पे भरोसा जताया और आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, लेकिन अकेला मेरा काम नहीं था, पूरी टीम ने काम किया था। पार्टी के बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ, उनके जो सुझाव आए थे मैनिफेस्टो के लिए, उनके सुझावों को शामिल किया गया इसके अंदर। तो एक टीम वर्क था और मुझे खुशी है कि पार्टी के तरफ से झारखंड के लोगों को टीम ने एक बहुत ही बेहतरीन घोषणा पत्र दिया, बहुत ही अच्छा प्रतिज्ञा पत्र दिया और जिसकी तारीफ हो रही है। शिक्षाविद भी इस बात को लेकर के तारीफ कर रहे हैं, कई चैनलों में मैंने देखा उनका इंटरप्रिटेशन। हमको लग रहा है कि टीम ने बहुत शानदार काम किया। सर, जेएलकेएम का जो मैनिफेस्टो है, इसके बारे में आप कुछ सर बताएंगे, कुछ रोशनी देंगे? जब मैनिफेस्टो हम लोगों ने जारी किया रांची से, तो वहाँ पे प्रेस क्लब में बात करते हुए मैंने मीडिया को पूरा इलेबोरेट किया था कि 75 पॉइंट हैं इस मैनिफेस्टो के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने पहचान से ही शुरुआत की कि कैसे 1932 को हम लोग स्थानीयता का आधार बनाएंगे या लास्ट सर्विस सेटलमेंट को हम लोग स्थानीयता का आधार बनाएंगे और स्थानीय
नीति के आधार पर फिर नियोजन नीति बनेगी, निविदा नीति बनेगी, फिर विस्थापन की नीति बनेगी। बहुत सारी नीतियों को हम लोगों ने उनके साथ जोड़ने का काम किया। इवन हम लोगों ने जो निविदा नीति उसमें रखा है, उसमें भी हम लोगों ने कहा है कि 30 करोड़ तक का जो काम है वो जो खतियानी जो हमारे संवेदक हैं झारखंड के, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए उनको आवंटित किया जाएगा, प्लस उनको रजिस्ट्रेशन में और कार्य आवंटन में उनको सुविधा दी जाएगी। हम लोग ने बात किया कि जो विधायक चुन करके आएंगे वो 75% का जो सैलरी है वो अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों के शिक्षा और बीमार लोगों के इलाज पे खर्च करेंगे। हम लोगों ने समर्थन किया आपका सरना धर्म का, हम लोगों ने समर्थन किया पेशा कानून का, हम लोग बात कर रहे हैं समता जजमेंट का। तो आदिवासियों से जुड़े इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने समाहित किया। हम लोगों ने करप्शन की बात की वहाँ पर, हम लोगों ने बात की कि कैसे गांव में एक पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, क्यों महिलाओं की का जो शिक्षा है वो KG to PG तक फ्री होना चाहिए। हम लोग पलायन की बात कर रहे थे, कैसे फिर हम लोग बात कर रहे हैं आपके विस्थापन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जमीन अधिग्रहित की गई है विभिन्न कंपनियों के द्वारा, अगर उसका उपयोग अगर अब तक नहीं हो पाया है तो कैसे मूल रैयत को कानून के तहत उनको वापस करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। युवाओं को लेकर के हम लोगों ने बात किया है। JPSC का कैलेंडर कैसे बने, वार्षिक कैलेंडर, उसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं कि हर साल परीक्षा आयोजित की जाए। JSSC को लेकर बात कर रहे हैं, पेपर लीक को कैसे रोका जाए उसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोगों ने छात्रों के और जो परीक्षार्थी हैं उनके हितों को ध्यान में रख करके झारखंड छात्र आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है। हम लोगों ने जो वृद्ध और विकलांग पेंशन है उसको 1000 से बढ़ाकर 2000 करने का प्रस्ताव रखा है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो हम लोगों ने रखा है। और हम लोग ये मान करके चलते, हम लोगों ने IT हब बनाने की बात की है। हमारे जो IT स्किल के जो बच्चे हैं वो क्यों जाएंगे बेंगलोर और दूसरे शहरों में, झारखंड IT हब बने। चुनिंदा शहरों को हम लोगों ने IT हब बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सुमित जी। मैनिफेस्टो का हमको लग रहा है कि एक PDF आपको भी दे देंगे, आप उसको ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने क्या कुछ किया है उसके अंदर। सर चुनाव काफी नजदीक आ चुका है, तो सर आपकी अभी क्या तैयारी चल रही है? पार्टी ने 76 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं, जिसमें से 2 लोगों ने पाला बदला है। उनका नाम लेकर के महिमा मंडित करना या चर्चा करना उचित नहीं होगा। और 2 लोगों का नामांकन रद्द हुआ। पार्टी कुल 72 सीटों पर अभी मैदान में है और 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले में 43 और दूसरे में 38 सीटों पर जो चुनाव होना है उसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और बहुत सारा सीट ऐसा है जिसको लेकर के हम लोग निर्णायक भूमिका में है। पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में जिस ढंग का माहौल राज्य के अंदर बनाए हुए हैं और जिस तरह से बातों को हम लोग रखते हैं मीडिया के अंदर, माहौल एक ऐसा बना हुआ है कि झारखंड के अंदर लगभग 35 से 38 सीटों पर हम लोग त्रिकोणीय मुकाबले में हैं। बहुत सारा सीट जो पहले आमने सामने के लड़ाई में होता था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में या JMM के बीच में, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन और NDA के बीच में, उसको हम लोगों ने त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया है। और अब लड़ाई में JLKM भी है। और आप देखिएगा कि जब परिणाम आएगा 23 नवंबर को तो बहुत सारी सीटें पार्टी जीतने जा रही है। हम लोग निर्णायक भूमिका में होंगे झारखंड की राजनीति में। सर कई सारी पार्टी आपके पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो जी पे ये इल्जाम भी लगाई है कि वो पैसे लेके टिकट बेचे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिनको टिकट नहीं मिला वो आरोप लगाएंगे, वो बात करेंगे कि अंगूर खट्टे हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। और देखिए होता क्या है ना कि इस तरह की चीज़ों में जब कभी आप एक बड़ा सिस्टम चलाते हैं, राज्य स्तरीय सिस्टम चलाते हैं, जब लाखों कार्यकर्ता होते हैं तो बहुत सारे, देखिए एक विधानसभा में हमारे यहाँ दर्जनों आवेदक थे, टिकट टेक देना था। तो बहुत सारे लोग जो अभी भी पार्टी में आए थे और सिर्फ टिकट के लालच में आए थे वो बाहर गए हैं। तो वो तो अपना राग अलाप रहे हैं। वो हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग उल्टा पुल्टा आरोप पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर पैसा देना होता तो अर्जुन रजवार जी को क्या चंदन क्यारी का टिकट मिलता, क्या देवेंद्र नाथ महतो को सिल्ली का टिकट मिलता, क्या पानेश्वर जी को रामगढ़ का टिकट मिलता? क्या समझना पड़ेगा इस बात को। पर सर बात ये भी हो रही है कि आपके पार्टी में के जो सुप्रीमो है जयराम महतो जी, उनके जो करीबी लोग हैं वो उनको कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं देते हैं। शायद ये भी कारण रहा कि गुणानंद महतो और कमलेश महतो जैसे नेता आज आपकी पार्टी छोड़ के चले गए। देखिए, कमलेश जी आए थे बीजेपी से, गुणानंद जी भी आए थे बीजेपी से। नो डाउट इन दोनों में सिर्फ एक अंतर ये था कि 1.5 साल पहले कमलेश जी आए थे, 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी से आए थे। अभी ये वापस आजसू में चले गए हैं। वो आए थे पार्टी में, उन्होंने काम भी किया, टिकट उनकी अपेक्षा रही थी, पार्टी ने फुलफिल नहीं किया, जहां से आए थे वहीं चले गए। रहे बात गुणानंद महतो जी का, वो भी बीजेपी से आए थे और धनबाद महाधिवेशन में वो जुड़े थे, महासम्मेलन में जुड़े थे पार्टी में। पार्टी के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो आए थे सिर्फ टिकट लेने के लिए।
तो जो लोग देखिए राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े हुए जो पुराने राजनीतिक घाघ रहे हैं, जिन लोगों ने 10-20 साल दूसरी पार्टियों में दिया, वो उसमें से अधिकांश लोग आए थे यहाँ पर टिकट के लालच में। जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने फिर पाला बदला, जहां से आए थे वहीं चले गए। तो ऐसे लोगों की पार्टी से छोड़कर जाने का, इस तरह के लोगों ने पार्टी छोड़ी है। एक तरह से अच्छा ही है कि ये 18 कैरेट के गोल्ड थे, ये निकल गए। अब 24 कैरेट के गोल्ड अब बचे हैं, क्योंकि जो टिकट के लालच में पार्टी में आए हुए थे उनको निश्चित तौर पर निराशा हुई होगी, जिसमें से 2 नाम जो आप गिना रहे हैं उनमें से 2 नाम वो भी है। तो उनके जाने से पार्टी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें रिजवान अंसारी और जयराम महतो जी की बातचीत सुनी जा रही है कि वो जयराम महतो जी कह रहे हैं कि 5% आएगा तो 1%। जो बात आप कहना चाह रहे हैं सुमित जी, मैं आपको एक ठीक है, आपने उठाया है ये बात, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात की जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसको आप समझिए कि दोनों के बीच की वो कैजुअल टॉक है, वो बातचीत है। गुड फेथ में कोई किसी से भी बात करता है, ये पार्टी क्राउड फंडिंग पे भरोसा करती है कि लोगों से चंदा मिलेगा और उम्मीदवारों को पार्टी के कोष में जब पैसा आएगा तो हम लोग निश्चित तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करेंगे। उसमें 2-3 कार्यकर्ताओं का नाम लिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि पार्टी के पास अगर फंड आता है और अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए अगर सहयोग किया जाता है, समझिए क्या गलत है इसके अंदर। लेकिन अगर सवाल उठा है और इस तरह का ऑडियो जो वायरल किया गया है, निश्चित तौर पे वाइडेड इंटरेस्ट से ऑडियो वायरल किया गया है, इसमें एक सबक है, एक सीख भी है कि जो पार्टी के टॉप लीडर हैं, जो जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए हैं, उनको लूज टॉक नहीं करना चाहिए और बचना चाहिए। क्योंकि आज के तारीख में आपसे टेलीफोन पर कोई बात कर रहा है तो किस मकसद से बात कर रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। तो कम से कम टेलीफोन पर बात करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि गुड फेथ में आकर किसी से कुछ भी बोलना और बाद में लोग उसका मिसयूज करते हैं, तो हम लोग के लिए सबक है। आगे से हम लोग निश्चित तौर पर बातचीत करते वक्त, इवन फोन पर भी बातचीत करते हुए हम लोग सावधानी बरतेंगे कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बट जहां तक सहयोग का प्रश्न था वो अपनी जगह पर वो सही है। सर, आपके कोडरमा के प्रत्याशी मनोज यादव जी का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, तो सर इसमें किसकी गलती थी और खामियाजा किसको भुगतना निश्चित तौर पर पड़ेगा? उनके एडवोकेट की गलती रही होगी। लोगों ने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ और उनका जो नॉमिनेशन रद्द हुआ है। निश्चित तौर पे एक अच्छा उम्मीदवार, एक जो छात्र नेता और पारा टीचर आंदोलन का अगुआ, एक बड़ा चेहरा मनोज यादव जी कोडरमा से चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, तो उस बात को लेकर के हम लोग को भी अफसोस है। लेकिन वो सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है, उनके एडवोकेट से गलती हुई होगी कंटेंट फिलिंग में, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सर, सिंह वर्सेस सिंह की भी बहुत बात हो रही थी कि अनूप सिंह वर्सेस विजय सिंह बेरमो से लड़ने की, तो सर आप तो कहीं से लड़ नहीं रहे हैं सर। देखिए, सबसे पहली बात कि ये सही बात है कि ये पोस्टर ऐसा गया था और ये बात जयराम जी के जानकारी में था। बट जिस ढंग से हालात बने, जब डुमरी में वो नॉमिनेशन किए तो उस वक्त ये आरोप लगा कि 2 महिलाओं के साथ आप जंग लड़ रहे हैं, आपने बाहरियों के साथ लड़ाई की बात की है और अब आप लड़ रहे हैं 2 महिलाओं के बीच में जो खुद खतियानी है। तो ये क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि पहले से भी मन बना हुआ था कि जयराम महतो जी 2 सीटों से लड़ेंगे, एक डुमरी पहले से फिक्स था। दूसरी सीट को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें बहुत सारी सीटों की चर्चा थी, बेरमो उसमें से एक था। तो बेरमो का सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि आप जो बात मंचों के जरिए करते हैं, जो बात आप मीडिया में रखते हैं, जो आपके मन में है, आप जो बोलते हैं, वो आपके कर्म में भी दिखना चाहिए। यानी कि आपके मन वचन कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने जिस बात को बोला उसी बात को साबित करने के लिए बेरमो से नॉमिनेशन हुआ टाइगर जयराम महतो का। जहां हम लोग डुमरी में 2 खतियानी महिलाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वहां यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 2 बाहरी उम्मीदवारों के खिलाफ हम लोगों ने बेरमो में चुनौती पेश करने का काम किया है। इसको गुड जेस्चर में लेना चाहिए और इस बात को इस ढंग से भी लेना चाहिए कि हम लोग जो बात मंचों के जरिए बोलते हैं वो बात जनता के बीच भी जाता है। हम लोग सिर्फ नहीं पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि डुमरी भी आसान सीट नहीं है, बेरमो भी आसान सीट नहीं है। तो जिस बात को लेकर के हम लोग बार बार रिपीटेड वे में कह रहे थे कि राजनीतिक अतिक्रमण खत्म होना चाहिए, बाहरी विधायक, बाहरी सांसद को यहाँ राजनीतिक दखल नहीं करना चाहिए, जनता को खारिज करना चाहिए, तो ऐसे में अगर आप उनको चुनौती नहीं देते हैं तो ये भी गलत संदेश जाएगा। इसलिए बेरमो में जो फाइट करने का जो निर्णय पार्टी ने लिया और स्वयं टाइगर जयराम महतो जी को उस सीट पे उतारा है, हम लोगों ने एक बड़ा संकेत देने में कामयाबी पाई है कि हम लोगों की लड़ाई राजनीतिक अतिक्रमण को खत्म करने को लेकर के है। पार्टी ने खुद अपने खुद रिस्क लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी को गर्व है इस बात को लेकर के। आपने जो सिंह वर्सेस सिंह की बात उठाई है, निश्चित तौर पर मैं दावेदार था बेरमो से और संगठन को भी ये बात मालूम था, जयराम महतो जी को भी ये बात पता था। मगर जब चीजें डेवलप की
और जब ये मन बना, जब सोशल मीडिया पे पहली बार हम लोगों ने उनको कहा, उन्होंने माना, जिस मीटिंग में डुमरी में ये तय हुआ कि टाइगर स्वयं लड़ेंगे, उसमें आधी से अधिक पार्टी को उस वक्त मालूम नहीं था कि टाइगर ने घोषणा किया है कि वो बिरमो से भी लड़ेंगे। पहला व्यक्ति मैं था केंद्र की तरफ से जिन्होंने बिरमो सीट पर उनका वेलकम किया, मैंने शुभकामना दी और उनके लिए मैं काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। देखिए, राजनीति एक दिन का चीज नहीं है कि आज आपको टिकट नहीं मिला सुमित जी तो आप पार्टी बदल देंगे, आप कहीं और भाग जाएंगे। राजनीति एक सतत प्रक्रिया है और आप जब 22 साल, 25 साल आपने मीडिया को दिया है तो 25 साल का आपका राजनीतिक जीवन भी होना चाहिए। इसलिए पार्टी के साथ बने रहना, टाइगर जयराम महतो जी के साथ बने रहने, अपने कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ आगे राजनीतिक सफर को तय करना मेरे लिए बहुत आसान है। और किसी और की तरह पार्टी बदल देना, बिक जाना बहुत आसान है, बट मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं और मुझे कोई मलाल नहीं, मैं पार्टी के साथ बना हुआ हूं और उसी गर्मजोशी के साथ मैं अभी आपके साथ बैठ करके मैं पार्टी की बात रख रहा हूं, इसलिए कोई मलाल नहीं है। और ठीक है, अच्छा है, 29 में देखेंगे जब परिसीमन होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी, जब 81 से बढ़ के 141 सीट होगा, संभावनाएं बढ़ेंगी, तो मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो एडजस्ट कर दिए जाएंगे। सर, अभी आपने बिकने की बात कही, तो सर आपके पार्टी के स्टार प्रचारक रहे रिजवान अंसारी, जो कि अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक ठीक है, वो केंद्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। और सर उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जयराम महतो जी के काफी करीबी थे और उनको टिकट भी दिया गया, उन्हें नॉमिनेशन भी फाइल किया और लास्ट मोमेंट में उन्होंने वापस ले लिया। इस बात को लेकर के मैं मीडिया में बहुत कुछ बोल चुका हूं और शॉर्ट में मैं ये कर देता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने पाला बदला कार्यकर्ताओं को, यह स्वीकार्य नहीं है। नो डाउट वो अच्छा भाषण देते हैं, मगर उनकी राजनीतिक समझ उतनी नहीं है जितना वो खुद को समझदार समझते होंगे। क्योंकि जब कभी आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म होती है राजनीति में, अगर आपका साख खत्म होता है तो आप खत्म हो जाते हैं। बहुत आसान है इन चुनाव के पहले पाला बदलना, कीमत लेना, निष्ठा बदल देना, ये बहुत आसान है। लेकिन जब 23 नवंबर के बाद परिणाम आएगा, उस वक्त हमको तो नहीं लग रहा है कि आप आईना भी देख पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो सर, गांडे विधानसभा क्षेत्र जहाँ सीएम की पत्नी वहाँ कल्पना सोरेन वहां से लड़ रही थी, तो उस जगह से रिजवान अंसारी को टिकट देना, क्या ये आपकी पार्टी की गलती रही? अब इस बात को कैसे असेस किया जाए, लोगों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। हमको लग रहा है कि अगर वो सीट अगर नहीं मिलता तो शायद जो कीमत आज उनको मिली होगी वो कीमत भी नहीं मिलता। तो जिसको बोलते हैं कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा है, तो बिल्ली के नसीब में वो दही आया है, बिल्ली अभी चाट रही है, बाद में वो बिल्ली का क्या होगा तो बिल्ली समझेगी। सर, जैसा अभी आप बता रहे थे कि जयराम महतो जी डुमरी और बेरमो से चुनाव लड़ने वाले हैं। जयराम महतो जी ये भी कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो ये दोनों ही सीट की कहानी सर कुछ ऐसी है कि डुमरी से बेबी महतो जी लड़ रही हैं, जो कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की पत्नी है, और बेरमो से अनूप सिंह जी लड़ रहे हैं, जो कि स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी के बेटे हैं, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो सर, उन लोगों से कैसे टक्कर लेंगे और वहाँ कैसे जीतने की कोशिश करेंगे? सुमन जी, आप ठीक कह रहे हैं कि वो राजनीतिक घराना है और 25 साल से अधिक का लोगों का एक वर्चस्व है उन सीटों पर। और उन सीटों पर जब कभी आप दावा पेश करते हैं तो आपको एक ऐसे पॉलिटिकल लेगेसी से भी गुजरना पड़ता है जो पारंपरिक रूप से एक ही परिवार में वो हस्तांतरण हो रहा है। पिता रहे, फिर पुत्र की बारी है, वहाँ पति थे, बाद में धर्मपत्नी की बारी आई है। तो निश्चित तौर पे ये चुनौतीपूर्ण है कि ये स्थापित पार्टियां हैं और उनकी जड़ें मजबूत है डुमरी में और बेरमो में। लेकिन आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं सुमित जी जो बता रहा था कि हम लोगों ने नई पार्टी के बावजूद इन दोनों ही सीटों पर दावेदारी पेश करके, और स्वयं जयराम महतो जी ने दावेदारी पेश करके निश्चित तौर पर पॉलिटिकल रिस्क लिया है। बट हम लोगों ने झारखंड के लोगों के बीच में एक बड़ा संदेश देने का भी काम किया है कि हम लोग आसान सीट पर चुनाव लड़ करके विधानसभा नहीं जाना चाहते। हम लोग इनकी राजनीति को चुनौती दे करके राज्य के अंदर सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि राजनीति में शुचिता को ध्यान में रखते हुए और मन वचन कर्म की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन दोनों सीटों पर कंटेस्ट कर रहे हैं। चुनौती तो है, बट जिस ढंग से झारखंड में टाइगर जयराम महतो जी की लहर है, जिस ढंग से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों की दोनों सीटें टाइगर जीत के आएंगे। सर, क्या जेएलकेएम सिर्फ एक जाति की पार्टी है? पहले देखा जा रहा था आजसू जहां से मजबूत है, अब जेएलकेएम वहां से मजबूत होते जा रही है। क्या आजसू का वोट जेएलकेएम को ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि आजसू का वोट जेएलकेएम को ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि एक जाति की पार्टी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमको लग रहा है कि आपका जवाब मैं नहीं दे रहा होता, ठीक है। और रही बात कि पार्टी के अंदर जो आपके आजसू के जो वोटर जो शिफ्ट हुए हैं, जो ट्रांसफर हुए हैं, ये पार्टी का स्ट्रेंथ है और पार्टी की मजबूती है।
हमको लग रहा है कि जितना हम लोग मजबूत हुए हैं पार्टी के अंदर और पार्टी ने जिस ढंग से पैर पसारा है झारखंड के अंदर, आजसू को भारी नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है आजसू के ऊपर वो भी डिग गया है। और अभी 23 नवंबर की का जब परिणाम आएगा तो उस वक्त आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी आजसू से पीछा छुड़ाने का बहाना ढूंढेगी। सर, हमारा शहर बोकारो आपको कैसा लगता है? ठीक है, अच्छा है। मैंने एक लंबा अरसा गुजारा इस शहर के अंदर। मेरी पैदाइश तो खैर गांव में हुई, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा यही हुई। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल का छात्र रहा हूं और मेरे फादर यहीं बोकारो स्टील के एम्प्लॉय थे। और हमको लग रहा है कि बोकारो रहने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से काम करने के लिए बेहतरीन शहर है और एक सुकून से भरा हुआ वो शहर जहाँ शिक्षा की इतनी अधिक सहूलियत है कि +2 का जो एजुकेशन है वो इंडिया लेवल का एजुकेशन है। बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं हैं जो पहचान है यहाँ की इस शहर की। हल्का प्रदूषण के बीच में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो। आपके विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एरिया जो कि नोटिफाइड एरिया है। विस्थापितों की अपनी समस्या है। क्वार्टर में रहने वाले लोगों को निर्बाध बिजली, निर्बाध पानी का जो सहूलियत मिला हुआ है वो भारत में कहीं और उपलब्ध नहीं है। तो इन सब चीज़ों के कारण बोकारो अच्छा शहर है रहने के लिए। और मेरा तो इस शहर के साथ खट्टा मीठा बहुत सारा अनुभव है। यहीं के गलियों में मैं खेल चुका हूँ, यहीं के स्कूलों में मैंने पढ़ा है, राजनीति भी यहीं कर रहा हूँ। तो बोकारो ठीक है। मुझे लगता है कि नागरिक सुविधा के हिसाब से, जीवन यापन के हिसाब से, रोजगार की समस्या इस शहर के अंदर है। इन सब चीज़ों को लेकर के भी बात होनी चाहिए। जो विधायक हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित तौर पर उनको रोजगार सृजन को लेकर बात करनी चाहिए। जब बोकारो स्टील ने 34,000 एकड़ ज़मीन जब एक्वायर किया तो उसका समुचित इस्तेमाल नहीं हुआ है। या तो उसका इस्तेमाल करें या मूल रैयत को वापस होना चाहिए। यहाँ पर रियल इस्टेट को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। आपको पता है कि बगल में एक चीराचार से एक बड़ा एक नया शहर ही बस गया। ये और बात है कि वहाँ पानी की बड़ी समस्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे नगर निगम का 35 वार्ड है, बोकारो के ही अंदर है, बोकारो ज़िले के ही अंदर है और वहाँ की अपनी चुनौतियाँ हैं। गरगा पहले जो साफ़ हुआ करती थी चास के कारण नाले में तब्दील हो गई, ये भी एक चुनौती है। बार बार बहुत सारे एनजीओ और संस्था वाले लोग गरगा को साफ़ करने का अभियान चलाते हैं, बट उनको प्रकृति का वो नियम शायद पता नहीं है कि नदी का अपना शोधन का तरीका है। बरसात के टाइम में हर नदी अपना शोधन करती है। ज़रूरत है उसको प्रदूषण से बचाने की। अगर आप प्रदूषित करेंगे और फिर आप उसको साफ करने का नाटक करेंगे तो ये दोनों चीज़ नहीं चलेगा। गरगा के लिए बड़ा एक्शन प्लान होना चाहिए। गरगा नाले में तब्दील हो गया, उसको बदलना चाहिए। यहाँ पर अभी बड़ा एक मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हवाई जहाज़ लेकिन नहीं उड़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अब उस पर अगर बात होगी तो फिर पॉलिटिकल बात हो जाएगा। देखिए सुमित जी, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि राजनीति में शिक्षा का एक महत्व है और एक शिक्षित लोगों का जो टीम बना यहाँ पर JLKM के अंदर, उसका झलक हम लोगों ने आपको मैनिफेस्टो के जरिए दिया कि एक एजुकेटेड टीम अगर मैनिफेस्टो पे काम करे, अगर पॉलिसी मेकिंग में अगर काम करे तो किस तरह का रिफ्लेक्शन आ सकता है पार्टी के अंदर। तो पढ़े लिखे लोगों का टीम है JLKM। मुझे खुशी है इस बात की कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में मैं अपनी बात को रखता हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और शिक्षित लोग हैं टीम के अंदर। अधिकांश लोगों की जो शिक्षा है वो अच्छे स्तर की है। आप बता रहे हैं कि आप यहाँ DAV से पढ़े हैं और काफ़ी लंबा समय आपने बोकारो में बिताया है, तो क्या सर हमें भविष्य में कभी आप बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़ते दिखेंगे? भविष्य के गर्भ में क्या है सुमित भाई, ये पता नहीं है। और जब विधानसभा चुनाव की इस बार की ये हो रही थी तो मेरे साथ स्वयं टाइगर जयराम महतो जी की भी बात हुई है कि परिसीमन के बाद हम लोग नए सिरे से लोग चीज़ों को देखेंगे। तो हो सकता है कि बेरमो या जो बोकारो विधानसभा है जब टुकड़ों में बटेगा तो उसमें से किसी एक सीट पर मैं आपको चुनाव लड़ता हुआ भी देखूं, या फिर पार्टी जो भी भूमिका मेरी तय करेगी संगठन में, मैं उसके लिए तैयार हूं। चुनाव कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। संगठन के अंदर रह करके, संगठन के साथियों के साथ रह के, टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में जब राजनीतिक सफर में तय कर रहा हूँ तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या मेरी भूमिका तय करते हैं। आज जिस भूमिका में हूँ मैं प्रभावी ढंग से अपनी बातों को रख रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में अगर पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, पिछले 10 साल से हमारे बोकारो के विधायक रहे बिरेंची नारायण जी, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा और क्या आपको सर बोकारो में उनके कार्यकाल में कुछ परिवर्तन या कुछ विकास दिखा? देखिए, सबसे पहली बात कि जब पहली बार 2014 में वो विधायक बने थे, मोदी लहर था और मोदी जी के सानिध्य में बहुत सारे लोगों ने राजनीति का सफ़र तय किया। उस चेहरे के दम पर बहुत सारे लोग जीत करके आए, उसमें से एक बिरेंची नारायण भी थे।
उनके कंपटीटर उनके पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। इस बार भी जब वो टिकट का दावा कर रहे थे तो बहुत सारे लोग बीजेपी के अंदर थे जिन्होंने उनकी टिकट को काटने के लिए षड्यंत्र भी रचा। ये और बात है कि उनके आगा शिवराज सिंह चौहान वहाँ बैठे हुए हैं, यही कारण है कि रिपीट उनको हो गया है टिकट। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक 10 साल का टर्न्योर रहा है वृंचे नारायण जी का, बोकारो में उनका जो कामकाज मैंने एज ए पत्रकार भी देखा है और एज ए अब राजनेता भी मैं देख रहा हूँ। मुझे कोई विस्थापितों को लेकर के, यहाँ के नौजवानों को लेकर के, रोजगार सृजन को लेकर के, बोकारो स्टील पे दबाव डाल करके, यहाँ के अप्रेंटिस को लेकर के, उनके नियोजन को लेकर के, पेरिफेरल डेवलपमेंट को लेकर के, और विस्थापित क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चिकित्सा है, शिक्षा है, उसको लेकर के कोई रिमार्केबल काम मुझे देखने को नहीं मिला। अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ठेकेदारी करवाना या विधायक मत से पैसा ये करना, ये सब चीजें रही हैं। अभी एक बड़ा अस्पताल उनका आ गया है यहाँ पर, तो बीजीएस का हालत खराब है, उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। बट उनका निजी अस्पताल बने जिसमें वो स्टेक होल्डर है, उनके परिवार के लोग स्टेक होल्डर हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस है। उनका फोकस एयरपोर्ट के ऊपर है कि एयरपोर्ट से यहाँ अगर जहाज उड़े तो जो डॉक्टर्स हैं, जो मरीज हैं, वो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आए तो अस्पताल अच्छा चले। हवाई चप्पल वाला जहाज भी हुई है, उनकी मंशा नहीं है उनका अस्पताल चले, इस मकसद से वो चले। लेकिन उनको भी एक बड़ी चुनौती मिल रही है कि 500 बेड का और 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अभी उन्हीं के बगल में बनने जा रहा है। बहुत बड़ा रिमार्केबल चेंज मैं नहीं देखता। सर, जेएलकेएम ने बोकारो विधानसभा क्षेत्र से सरोज कुमारी जी को प्रत्याशी बनाया है, तो सर उन्हें किस बेसिस टिकट दिया गया और सर भाषा आंदोलन में उनका क्या रोल रहा है? और जहाँ तक सरोज कुमारी जी का बोकारो से विधानसभा से टिकट का प्रश्न है, भाषा आंदोलन में डे 1 से उनका योगदान रहा है, मानव श्रृंखला से उनकी भूमिका रही है। और अब तक जेवी केसेस के बाद और जेएलकेएम तक हमको लग रहा है कि पार्टी ने जो सफ़र तय किया है उस सफ़र में भी इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। एक समिति को जब राजनीतिक पार्टी के रूप में परिवर्तित करने का प्रश्न आया तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कराने से लेकर चुनाव चिन्ह कैची छाप को आवंटित करने तक जो टीम बनी थी, जो सदस्यों को डाला गया था इसके अंदर, उसमें ये लीड कर रही थी और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर के इनको सहयोग भी किया। और अगर इनका नेतृत्व नहीं होता तो शायद पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी मुश्किल होता। रिकॉर्ड 7 महीने के समय में पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना, पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित होना, उसमें बड़ी भूमिका रही है। तो जिसने आपकी पार्टी को पहचान दी, जिसने आपकी पार्टी को पंजीकृत कराया, अगर आप उसको बोकारो जैसे सीट पर अगर आप टिकट भी नहीं देते हैं तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होता। तो पार्टी ने इनको इनके आंदोलन में और पार्टी का रजिस्ट्रेशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका का आकलन करते हुए बोकारो सीट से इनको उम्मीदवार बनाया है। सुमित भाई, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था वृंचे नारायण जी की भूमिका को लेकर के। पहले जब यहाँ पर बात होती थी तो सीधा फाइट होता था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। अब हम लोगों की पार्टी की जो उम्मीदवार यहाँ पर आई हैं, इसके बाद बोकारो सीट में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। ये आमने सामने की अब लड़ाई नहीं है, ये त्रिकोणीय मुकाबला है और बहुत क्लोज फाइट होगा। पार्टी यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। कार्यकर्ता जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा परिणाम होगा बोकारो के अंदर। सर, अगर आपकी पार्टी जीतती है बोकारो से तो सर चास और चेरा चास की बिजली और पानी की बेहाल स्थिति है वो सुधरेगी? देखिए, निश्चित तौर पे जहाँ तक चीरा चास का और चास का प्रश्न है, बोकारो विधानसभा का अंग है और निश्चित तौर पर जब उम्मीदवार यहाँ से जीत करके आएंगी, जब विधायक बनेंगे, तो ये सब प्रायोरिटी के अंदर होगा। क्योंकि नागरिक सुविधाओं को बहाल रखना और बढ़ाना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, जनप्रतिनिधियों का काम है। निश्चित तौर पर चीरा चास और चास के लोगों को नागरिक सुविधा मिले। हालांकि वो नगर निगम क्षेत्र का मामला है, लेकिन फंड वहाँ पर जिस ढंग का है कि निश्चित तौर पर पार्टी के विधायक वो दबाव डालेंगे और नगर निगम से नागरिकों के हित में उनकी सुविधाओं को लेकर जो भी करना होगा वो निश्चित तौर पर वो काम करेंगे। सर, जेएमएम के 4 और कांग्रेस के 2 विधायकों का वीडियो वायरल हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कहीं पर पैसा लेते हुए वो दिख नहीं रहे हैं, बट पैसे की डिमांड करते हुए स्पष्ट रूप से वो वीडियो में बोले जा रहे हैं। और जिस ढंग से, जैसे मथुरा महतो सीनियर मेंबर है, उन्होंने 15 करोड़ का डिमांड किया, वीडियो मैंने भी देखी है, न्यूज़ 11 पे चला है वो वीडियो, कई अखबारों ने भी छापा है। हमको लग रहा है कि झारखंड के अंदर जिस ढंग से लूट और खसोट मची हुई है, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो कहीं से भी, हमको लगता है कि कोई मौका वो गंवाना नहीं चाहते हैं।
उनको जहां कहीं भी मौका मिलता है, भले वो स्टिंग का ही बात हो, इस तरह की कोई सोलर कंपनी नहीं है, सिर्फ एक फर्जी कंपनी बना करके लोगों ने स्टिंग किया और ये चेहरे कैमरे में कैद हुए हैं। लेकिन अगर इनकी लूज स्टॉक करने की अगर आदत नहीं है, बार्गेन करने की अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर इस तरह का वीडियो संभव नहीं था। इनकी आदत का फायदा एजेंसी ने उठाया और ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, पर्दाफाश इन लोगों का हुआ है। और झारखंड के लोगों को ये देखने के लिए मिला कि जेएमएम और कांग्रेस के जो 6 विधायक ट्रैप हुए हैं कैमरे में, उनकी कार्यशैली कैसी है, वो किस ढंग से काम करते हैं। तो हमको लगता है कि झारखंड के माथे पर इन लोगों ने कलंक लगाने का काम किया। एक जनप्रतिनिधि अगर किसी फर्जी कंपनी के साथ अगर करोड़ों की बातचीत करता हुआ अगर कैमरे में कैद हो रहा है, तो हमको लग रहा है कि निश्चित तौर पर झारखंड के लोगों को भी सोचना चाहिए कि किन लोगों को इन्होंने विभिन्न विधानसभाओं से चुन करके विधायक बना करके रांची भेजा है, विधानसभा भेजा है। जो लोग यहाँ घूसखोरी में, चोरी में लिप्त हैं, हमको लग रहा है कि ये मौका है, अभी तो चुनाव भी है, लोगों को चाहिए कि ऐसे विधायकों को हराना है। सर, मंत्री बन्ना गुप्ता जी का फार्मा काउंसिल में एंट्री को लेकर उनका ही पैसे लेने की इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं। सुमित जी, ऑडियो मैंने भी सुना है। और देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये भी सत्ता पक्ष के एक और विधायक हैं, जो कांग्रेस के कोटे से विधायक हैं और जमशेदपुर पश्चिमी के ये विधायक हैं। और हमको लग रहा है कि एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुका हो झारखंड के अंदर, उनका पहले का जो करियर रहा है चुनाव राजनीति में आने से पहले का, वो एक इतिहास है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूत बैकग्राउंड से अगर आप राजनीति में नहीं आते हैं और अगर आप लालच से वशीभूत है और आपको जिस ढंग से चीज़ों में आपको इंडल्स किया जाता है या घसीटा जाता है या आप स्वयं उस दलदल में आप कूदते हैं, तो उसी का प्रैक्टिस है कि फार्मा काउंसिल में शामिल करने के लिए अभ्यर्थी को ये करोड़ों का डिमांड कर रहे हैं। ये एक और अफसोसनाक पहलू है। हमको लग रहा है कि अपने क्षेत्र के मतदाताओं को, जमशेदपुर पश्चिमी के मतदाताओं को इन्होंने शर्मसार किया है, कलंकित किया है। कांग्रेस को ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको पार्टी से बाहर करना चाहिए। सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी देखा गया है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन जी के साथ उनका व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, तो क्या इससे आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है? बिल्कुल होना भी चाहिए। हमको लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी जी और चंपई सोरेन जी, ये दोनों ही उम्र में बड़े हैं अमित शाह जी से। तो मंच पर जिस ढंग से इन्होंने संबोधित किया इन दोनों आदिवासी चेहरों को, इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के मन में जो भावना है वो प्रकट होता है। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा सुमित जी, की जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 5 रिजर्व सीटें हार गई हैं। तो आदिवासियों ने इनको हराने का काम किया है। यही कारण है कि ये बदला ले रहे हैं अब आदिवासियों से। आदिवासी जो चेहरे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संभवतः उम्र के लिहाज से दोनों ही अमित शाह जी से सीनियर है, उनको इस ढंग से सार्वजनिक रूप से मंचों से संबोधित करना हमको लग रहा है ये अपमानजनक है। विधानसभा के चुनाव में अभी होना है। हमको लग रहा है कि निश्चित तौर पे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो बीजेपी से बदला लेंगे। जिस ढंग से शिवराज सिंह चौहान, आपके हेमंत बिश्व शर्मा, आपके योगी आदित्यनाथ, स्वयं प्रधानमंत्री आकर के यहाँ पे मोर्चा संभाल रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, सारी मेहनत पे अमित शाह जी ने पानी फेर दिया है। पार्टी को नुकसान होने वाला है। निश्चित तौर पे उनके इस कथन से और इस प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा चुनाव में। सर, जैसा कि अभी आप ही ने कहा कि अभी मोदी जी और योगी जी यहाँ आए सर प्रचार करने के लिए, सर कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर सर राहुल गांधी जी भी आए और सर बहुत बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों का समर्थन करने के लिए। सर, आपकी पार्टी में जयराम महतो सर के अलावा और किसी का इतना बड़ा चेहरा नहीं दिखता, तो आपका सर प्रचार कैसे होगा? आपको लोकप्रियता के मामले में ये जो नाम आप गिनवा रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी को अगर छोड़ दें, तो बाद बाकी जो नाम आपने गिनवाया है वो झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में क्या लोकप्रिय चेहरा है क्या? कोई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कोई आसाम से आ रहे हैं, वो अपने राज्य में होते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो एकमात्र लोकप्रिय चेहरा है वो टाइगर जयराम महतो है। प्रधानमंत्री जी को हम उस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है वो। इसलिए उनको छोड़ करके बाकी जो लोग आ रहे हैं उनसे लोकप्रियता के मामले में जयराम महतो 20 हैं और हमको लग रहा है कि ये अकेले सब पे भारी है। सर, ऐसे योगी जी की भी लोकप्रियता काफ़ी है और अभी जो हिंदुत्व का बात हो रहा है सर, उससे झारखंड के चुनाव में आपको कितना फर्क दिखता है सर? कितना फर्क आ सकता है? देखिए, जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ जी का दौरा हो रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा जी का दौरा हो रहा है, इन दोनों का दौरा हो रहा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए, धर्म के आधार पर धार्मिक ध्रुवीकरण करके जिस ढंग से ये वोट की राजनीति करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों फायर ब्रांड नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है कि झारखंड के चुनाव में कैसे धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो और वहाँ की विधानसभा
का जो चुनाव है उसको प्रभावित किया जा सके। एक और चेहरा है शिवराज सिंह चौहान जी का, वो यहाँ आकर के झूठ बोल रहे हैं कि 2.5 लाख नौकरियां दे देंगे, जो गैस सिलेंडर है वो 500 का मिलेगा। जरा मध्य प्रदेश के लोग बताएं कि वहाँ का एलपीजी गैस 500 में है क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा बताएं कि आसाम में 500 का एलपीजी मिलता है क्या? ये झारखंड के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। गोगो दीदी योजना इससे पहले के कार्यकाल में 24 साल के शासन में 17 साल बीजेपी एनडीए की सरकार रही है यहाँ पर, उस वक्त तो इस तरह की कोई योजना नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा, हालांकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने मैया सम्मान योजना को आगे किया, उसके काट के रूप में गोगो दीदी योजना को लेकर के आए हैं। लेकिन चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि जीएसटी का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा इस तरह के स्कीमों के लिए नहीं है। अगर आप विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, अगर आप विधवा पेंशन, इसको आप रोक करके अगर आप मैया सम्मान योजना अगर आप चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये गलत परिपाटी है। और वो 4 महीने से पेंशन रुका हुआ है, प्लस जिस मैया सम्मान के तहत पैसा दिया जा रहा है वो किस फंड से पैसा दिया जा रहा है, बजट में इसका प्रावधान नहीं है। आने वाले समय में जब महालेखाकार जो है, जो ऑडिटर जनरल जब है, जब वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो खुद पूछेंगे कि ये पैसा किस मद से दिया गया। सरकार गलत काम कर रही है। मतदाताओं को परोक्ष रूप से घूस ऑफर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। हमको लग रहा है कि झारखंड के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर मैया सम्मान योजना ही चलाना था तो 4.5 साल के बाद क्यों, इन चुनाव के पहले क्यों? ये लोगों को पहले ये सब स्कीम लेकर के आना चाहिए। लेकिन टैक्स पेयर के पैसे से मतदाताओं को लालच देकर के वोट पाने का जुगाड़, हमको लग रहा है कि राज्य के खजाने से किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर, जैसा आप ही बता रहे हैं, जेएम का जो मैया सम्मान निधि योजना है और बीजेपी जो कह रही है कि वो गोगो दीदी योजना लाएगी, तो सर ये कहीं ना कहीं वोटर को अट्रैक्ट तो जरूर करते हैं सर। तो सर आपके पास कुछ इस तरह की देखिए, हम लोगों ने मैनिफेस्टो में, देखिए हम लोगों ने 75 पॉइंट डाला है मैनिफेस्टो में, उसमें कहीं भी हम लोगों ने कैश ट्रांसफर स्कीम का जिक्र नहीं किया है। हम लोगों ने बकायदा वहां पर ये डाला है कि किसी भी परिवार में अगर 18+ के नवयुवक या नवयुवतियां हैं तो उनके रोजगार को लेकर के हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे वो परिवारों को चिन्हित किया जाए, और रोजगार की गारंटी हम लोगों ने दिया है घोषणा पत्र के जरिए कि उस परिवार को कैसे 25,000 की नौकरी मिले उनकी शैक्षणिक क्षमता और दक्षता के आधार पर। तो इसका प्रावधान हम लोग करने जा रहे हैं। कैश ट्रांसफर स्कीम पे हम लोगों का बिलीव नहीं है। टैक्स पेयर के पैसा को, जीएसटी के पैसा को राज्य के विकास में लगाना चाहिए, इस तरह के चीजों पे नहीं डालना चाहिए। सर, अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि सर यहाँ झारखंड में रोहिंग्या घुसपैठ बढ़ चुकी है। इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के वो एक पॉलिसी बना रहे हैं कि उनको यहाँ से खदेड़ेंगे, उनको यहाँ से भगाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों से हम लोग सुमित जी ये पूछना भी चाहेंगे कि ये आ कैसे रहे हैं। अगर सीमा पार से अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अगर घुसपैठ हो रही है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सीमा पर सेना तैनात है, केंद्र के अधीन है। जवाब बीजेपी को देना चाहिए कि ये घुसपैठ हो कैसे रहा है। इसका एक और पहलू है कि मान लीजिए अगर सीमा पार से अगर घुसपैठ हो भी रहा है तो वोट की राजनीति करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग जिस ढंग से संथाल परगना में पॉलिटिकल डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, ये भी खतरनाक स्थिति है। अगर घुसपैठ हुआ है तो उसका ठेका झारखंड के अंदर नहीं लिया है। हमको ये जानना है कि मौजूदा सरकार संथाल परगना में जो डेपुटेड है, प्रशासनिक अधिकारी, डीसी है, एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनका हाथ किसने बांधा है? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? सरकार के संरक्षण में जमाई टोला का स्थापना होना, जमाई टोला में लोगों को बसाना, निश्चित तौर पे पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। घुसपैठ के लिए बीजेपी दोषी है, डेमोग्राफिक चेंज के लिए जेएमएम कांग्रेस दोषी है। हमको लग रहा है कि इस मामले पर दोनों दोषी हैं। राज्य के सुरक्षा के साथ और पॉलिटिकल डेमोग्राफिक के साथ कंप्रोमाइज किया जा रहा है। इन दोनों को पहचानने की जरूरत है। झारखंड की जनता को वोट के जरिए, हम तो फिर कह रहे हैं कि राज्य चुनावी मोड पे खड़ा है, वोट के जरिए इन दोनों पार्टियों को चोट करना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या के मामले पे ये दोनों ही दोषी हैं। सर, अगर आपकी पार्टी सत्ते में आएगी तो रोहिंग्या घुसपैठ जो हो रहा है, क्या सर आप देखिए सुमित जी, एक बात तो देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या के मामले में एक बात तो पार्टी का एकदम स्पष्ट मानना है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको परिभाषित किया जाता है दूसरे ढंग से। इनको मुसलमानों के साथ जोड़ दिया जाता है। जी सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का स्पष्ट मत है कि जो झारखंडी मुसलमान है, जो देश के मुसलमान हैं, उनका हम लोग पूरा सम्मान करते हैं। उनको जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को
के तहत उनको मिलने वाली सुविधाओं का पार्टी सम्मान करती है और पैरवी भी करती है, लेकिन घुसपैठ के जरिए अनधिकृत रूप से बसने वाले किसी भी समुदाय के लोगों का पार्टी विरोध करती है। जेएलकेएम को न अवैध घुसपैठ मंजूर है, न जमाई टोला मंजूर है। हम लोग निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये तय है, लेकिन इसको झारखंडी मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। घुसपैठ है, घुसपैठियों के साथ जो सलूक होना चाहिए देश के कानून के तहत होने चाहिए, हम लोग उस फेवर में हैं। सर, लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, तो सर उससे उनकी पार्टी का छवि बहुत बिगड़ा है। तो आपके पार्टी को सर विधानसभा चुनाव में उससे क्या फायदा दिखता है? देखिए, सबसे बड़ी बात की झारखंड मुक्ति मोर्चा विक्टिम कार्ड खेलती है कि हमारे सीएम को जेल भेज दिया गया, लेकिन वो ये नहीं बताती है कि क्यों जेल भेज दिया गया। सेना के जमीन में हेरफेर के मामले में, दस्तावेजी हेरफेर के मामले में वो गए थे जेल, ये बताना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को। ट्राइबल्स के मन में ये बिठा देना कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया गया। देखिए सुमित जी, इसमें एक और भी बात है कि लोग कहते हैं कि जो सेंट्रल एजेंसीज है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करती है। ये आधा सच है। आधा सच इसलिए मैं इसको मानता हूं कि एजेंसियां कभी भी बीजेपी और आजसू के कार्यकर्ताओं या नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। हमको लग रहा है कि बामुश्किल एक रिकवरी हुई है। आजसू का कोई नेता है रांची में जिसका स्कूल चल रहा था और स्कूल के परमाइसेस से वहाँ पे लाखों का रिकवरी हुआ है, लगभग शायद 1.5 करोड़ के आसपास की शायद रिकवरी है वहाँ से। तो एक बड़ी आजसू के कार्रवाई नेता के खिलाफ कार्रवाई के अलावा और कोई उदाहरण मिलता नहीं है। इसलिए एजेंसियों को भी चाहिए कि बीजेपी और आजसू के लोगों को भी टारगेट करें। वो दूध के धुले हुए नहीं है, आपको मोदी जी खा नहीं जाएंगे। आप सेंट्रल एजेंसी हैं, आपको कम से कम निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए ताकि आपके ऊपर पक्षपात का आरोप ना लगे। लेकिन इसका एक और भी पहलू है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस की जिस भी नेता के ऊपर ईडी और आईटी ने हाथ डाला है, सब जगह से रिकवरी क्यों है, इसका जवाब कौन देगा? अगर एजेंसियां पक्षपात कर रही हैं तो जहां भी वो कार्रवाई कर रही है वहां भी है। बोकारो में आज ईडी का रेड हुआ, बोकारो में कार्रवाई हुई है ईडी की। तो जहां से रिकवरी हो रहा है उसका जवाब कौन देगा? इसलिए एजेंसियां जो काम कर रही हैं उत्साह बढ़ाने वाला है, अच्छा काम कर रही हैं और हम लोग तारीफ करते हैं ईडी और आईटी का। लेकिन जरा अनुरोध भी होगा कि जरा बीजेपी और आजसू वालों को भी देख लिया जाए। सर, कांग्रेस के पूर्व नेता रहे आलमगीर आलम जी के पीए के नौकर के घर से अवैध संपत्ति मिलने की बात हुई थी। तो सर बहुत लोग का मानना है कि वो अवैध संपत्ति आलमगीर आलम जी की है, फिर भी सर उनकी धर्म पत्नी को सर टिकट दिया गया। ऐसा ही एक आपकी पार्टी में भी बात हुआ, जेएलकेएम में भी, कि आपके पूर्व सदस्य रहे रिजवान अंसारी जी पे भी कुछ बालू ले जा रहे लोगों से पैसा मांगने का आरोप लगा था। तो सर उसके बाद भी उनको सर टिकट दे दिया गया, जबकि आपके पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो जी हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि करप्शन पे 0 टॉलरेंस होगा। जिस व्यक्ति का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं उस व्यक्ति पे चर्चा करना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। वो बालू के मैटर पे क्या कुछ हुआ था, जांच रिपोर्ट क्या आई थी, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, बाद में टिकट दिया गया, उन्होंने पाला बदला, एक इतिहास है। अब वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे, अब वो राजनीति में नजर नहीं आएंगे, उन पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लौटते हैं आलमगीर आलम जी का जो प्रश्न है कि वहां पे परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए अगर वो व्यक्ति जेल गए हैं, मंत्री रहते हुए जेल गए, तो उनकी पत्नी को टिकट देना हमको लग रहा है कि ये गलत परिपाटी सेट किया है पार्टी ने, ये गलत किया है कांग्रेस ने। वहां पर हमको लग रहा है कि करप्शन का, देखिए सुमित भाई आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, साइंस में एक टर्म आता है पीसी कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फिश इज नोन एज पीसी कल्चर। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने उस डेफिनेशन को बदल दिया है। पीसी कल्चर का मतलब है परसेंटेज कल्चर। अभी किसी भी विभाग में काम निकलता है तो मंत्री से लेकर संतरी तक सबका एक परसेंटेज बंधा हुआ है। रिपोर्ट ये आ रहा था कि उनके विभाग से जितना भी टेंडर हो रहा था उसमें 1.5% का कमीशन था मंत्री का। तो एजेंसी ने हाथ डाला, जांच हो रही है, अगला जेल में, बहुत तरह की चीजें हुई है वहां पर। लेकिन बावजूद उसके उसी परिवार में टिकट जाना, हमको लग रहा है कि भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक संरक्षण दे रही है, ये गलत कर रही है। लेकिन जिसने भी काम किया है, गलत काम किया है, वो आज जेल में है। हमको लग रहा है कि कानून अपना काम कर रही है, लेकिन राजनीति में कम से कम करप्शन को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। राजनीति करप्शन को कंटिन्यू करने के लिए संरक्षण का काम अगर राजनीति में होता है तो ये गलत है, ये परिपाटी गलत है। हम लोग हर हाल में इसके खिलाफ है। सर आपको क्या लग रहा है, सर आपकी पार्टी को क्या लग रहा है कि जेएलकेएम इस चुनाव में कितनी सीट जीत पाएगी?
देखिए, हम लोग तो बार बार ये कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार बनेगी, या फिर त्रिशंकु विधानसभा होगा। हम लोगों के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। सर अगर किसी को सपोर्ट करने की बात आती है तो सर क्या आप एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे या इंडिया इस मामले पर मैं अधिकृत नहीं हूं सुमित जी। इस मामले पर जब परिणाम आएगा, संसदीय बोर्ड बैठेगा, कोर कमेटी बैठेगी, केंद्रीय अध्यक्ष रहेंगे, फिर वहां पर जो तय होगा फिर आपको बताया जाएगा कि हम लोग चुनाव के बाद क्या कर रहे हैं। सर आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपकी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सुमन जी, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। आपने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं पार्टी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जोहार, नमस्कार। द भोकाल शो के सभी दर्शकों को मेरा भोकाली जोहार। आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप शेयर भी करें और टीम के मेहनत को कामयाब करें। टीम बहुत मेहनत से काम करती है और चीज़ों को आपके बीच ले करके आती है। झारखंड के इस बड़े चैनल को, इस महत्वपूर्ण चैनल को, जो जनता के बीच आपकी आवाज़ को पहुंचाती है, लोगों की आवाज़ को पहुंचाती है, आप चीज़ों को, राजनीतिक और सामाजिक जो विषय है उसको समझने में, समझाने में आपकी मदद करती है। इसलिए आप भोकाल शो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको फिर से धन्यवाद और जोहार।